नमस्कार। बांकीपुर उपचुनाव ने बिहार के भीतर जो राजनीतिक सरगर्मी है वो फिर से बढ़ा दी है। कारण ये है कि बांकीपुर विधानसभा सीट जो बीजेपी का 1995 के बाद से ही अभेद किला रहा है, वहां से इस बार जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पहली बार ताल ठोकी और एक तरीके से मान लीजिए तो उनका राजनीतिक डेब्यू भी बांकीपुर से होने जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के बीच में जो मुख्य विपक्षी दल है आरजेडी और कांग्रेस इस चुनाव में बड़े दूर दूर दिखते नजर आ रहे हैं। इन तमाम विषयों पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं और उनसे समझेंगे संजय कुमार जी से कि सर यहाँ से आपको क्या दिखता है। बहुत एक तो स्वागत है आपका सर। और यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो पहली बार डेब्यू कर रहे हैं चुनाव में, बांकीपुर उपचुनाव उनके कारण से चर्चाओं का विषय है या बीजेपी का अभेद किला है, इस वजह से चर्चा में बना हुआ है? देखिए, दोनों बातों में सच्चाई है। 1995 से लगातार बीजेपी चुनाव कालखंड जो रहा हो, परिस्थितियां जो रही हो, लेकिन बीजेपी बांकीपुर का सीट जीतने में कामयाब है। स्वाभाविक रूप से जो आप कह रहे हैं कि ये उनका अभेद्य दुर्ग है, तो लगता है कि हाँ, बीजेपी को हटाने में विपक्षी पार्टियां सफल नहीं हो पा रही। लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव में इस बार है और एक वैसे रणनीतिकार, बिहार में वो कितने सफल हुए नहीं हुए ये आपको भी पता होगा, लेकिन कई राज्यों में कहा जाता है कि सत्ता दिखाने में और वहां के सरकार को कैसे बनानी है, इसमें प्रशांत किशोर जी सफल हुए। इस बार खुद मैदान में है, तो दिलचस्प तो है बांकीपुर का चुनाव, में कोई दो मत नहीं। और दिलचस्पी के कारण जो जी सर, बात पूरी करें सर। जी, तो दिलचस्पी का कारण ये है कि नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो बीजेपी ने एक अपनी लाइन दी है कि उम्मीदवार जो भी हो, हम लोग इस चुनाव को नितिन नवीन जी की सीट मानकर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो अपने को विश्व स्तरीय पार्टी कहती है, उस सीट को छोड़ा है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, क्योंकि नितिन नवीन जी का कद तो तब बढ़ गया इतना बड़ा ना, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी के, जो केंद्र में सरकार है और बिहार में उसी पार्टी बन गए सम्राट चौधरी। प्रशांत किशोर इशू बेस्ड राजनीति और मुद्दों के कैसे कनेक्ट करनी है जनता से, प्रशांत किशोर इसके एक बड़े अच्छे माने जाते हैं राजनीतिक रणनीतिकार। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि ठीक है, पार्टियां तो आते जाते रहेंगी, लेकिन आपके मुद्दे क्या सॉल्व होते हैं या आप जाति में बढ़ते रहेंगे, धर्म में बढ़ते रहेंगे। तो प्रशांत किशोर एक इशू बेस्ड राजनीति पर जनता मुहर लगाएगी या भाजपा लगातार उस क्षेत्र को जो अपना क्षेत्र मानती है उस पर मुहर लगाएगी। इसकी वजह से ये सीट काफी दिलचस्प होता है। लेकिन सर मैं थोड़ा सा समझना ये चाह रहा हूँ कि इस बांकीपुर उपचुनाव में महागठबंधन से में जो दुराव दिख रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर जब खड़े हुए तो कांग्रेस ने बोला कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और अपना उम्मीदवार विपक्ष को महागठबंधन को खड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन राजद ने अपना उम्मीदवार रेखा कुमारी, जो पिछली बार भी चुनाव मैदान में थी और 51,000 वोट से हार गए, उसको उम्मीदवार उनको बनाया है। तो आपको लगता है सर कि विपक्ष का जो ये बिखराव है, इसकी वजह से प्रशांत किशोर को नुकसान हो सकता है और बीजेपी को फायदा हो सकता है, या बीजेपी को नुकसान और प्रशांत किशोर को फायदा हो सकता है सर? देखिए, रेखा गुप्ता तो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, विपक्ष के उम्मीदवार नहीं है जी। उनके मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने सहमति दी है कांग्रेस का कि हाँ, रेखा गुप्ता ही उम्मीदवार होगी, लेकिन लेफ्ट की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, इनकी साझा उम्मीदवार को हम नहीं मानते हैं रेखा गुप्ता।
आरजेडी ने उम्मीदवार दे दिया, तो बाकी इन लोगों को मानना नहीं मानना इनका पार्ट। एक दूसरी बात, प्रशांत किशोर जब भी राजनीति की धूरी बने हुए हैं तो उसमें इनको महागठबंधन से भी लड़नी है, इनको लड़नी है भारतीय जनता पार्टी से या एनडीए से। दो गठबंधनों के बीच में प्रशांत किशोर, एक गठबंधन एनडीए गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में सहमति नहीं बनी, उसकी उम्मीदवार केवल रेखा गुप्ता, हालांकि 40,000 वोट लाई थी पिछली बार। तो देखना होगा कि क्या फिर मैं वही बता रहा हूं जो प्रशांत किशोर बार बार, आज भी उनसे कई लोगों ने सवाल पूछा, कल उनका नॉमिनेशन है, उन्होंने कहा कि एक चीज बताइए कि आप हर चीज को जातीय सांचे में, धर्म के सांचे में जोड़ करके आप कैलकुलेट करते हैं। नरेंद्र मोदी का हवाला दिया कि नरेंद्र मोदी तो चुनाव जीत रहे हैं, कई राज्यों में उनकी जाति के वोट कितने हैं, लेकिन वो जीतते हैं। अगर जाति ही होती जीत का कारण, तो फिर नरेंद्र मोदी की जाति तो इतनी है नहीं कि हर जगह वो जीत जाते हैं। कहीं न कहीं से विचारधारा, पार्टी के सिद्धांत, इसको वो आगे रखते हैं और उनके कार्यकर्ता लग करके परिणाम देते हैं। मैं भी इस रूप में देखता हूँ कि जब मैं आया हूँ इशू बेस्ड राजनीति करने, मुद्दे पर आधारित लोगों को कनेक्ट करने, तो वहां पर जातियां डाइल्यूट हो जाएगी, धर्म डाइल्यूट होगा, और बाकी के बारे में कह रहे हैं कि चूंकि कॉस्मोपॉलिटन इलाका है, अर्बन क्षेत्र है, तो यहाँ के लोग पढ़े लिखे हुए लोग हैं, एलिट क्लास के लोग हैं। तो एलिट क्लास के लोग को कम से कम एनालाइज करने को आता है, और शुरू में ही उन्होंने जो समझाया था लोगों को कि देखिए, एक सीट जीत जाने से और एक सीट हार जाने से राज्य की सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। आज भी इसको उन्होंने दोहराया कि आप लोग इस डर से वोट कर देते थे बीजेपी को, क्या करते थे कि लालू प्रसाद जी की पार्टी जीत जाएगी, जंगल राज आ जाएगा। आपको एक सीट हार जाने से या जीत जाने से जंगल राज नहीं आने जा रहा है। आपको न लालू जी का भय दिखाया जाएगा, न लालू जी की पार्टी भाजपा को सांप्रदायिक होने का भय दिखाएगी लोगों को। तो देखते हैं कि प्रशांत किशोर अपनी बात तो कर रहे हैं, लोग उनको सुन भी रहे हैं। क्या वो मतदान केंद्र पर पहुंचकर जो 422 बूथ है, वो 422 बूथों पर पहुंच करके उनके लिए वोट भी करते हैं, या केवल वो बाकी हो? 3,79,478 मतदाता है बाकी। अब 1,99,987 तो पुरुष है, 1,79,461 महिलाएं हैं। ये पुरुष और महिला मतदाता क्या प्रशांत किशोर जी के इशू पर वोट करते हैं, या बीजेपी और बीजेपी का जो प्रखर राष्ट्रवाद और संस्कृतिवाद जो बेहतर सरकार देने का वादा है उसको भरोसिया महागठबंधन में तो आरजेडी कुछ बात हो गई है, एकदम ठोक नहीं है कि हम भी परिणाम दे सकते हैं, उन पर भरोसा करें। लेकिन सर 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और नवंबर में नतीजे आए, मैं बिहार में काफी मैं घूमा और प्रशांत किशोर को भी कई रैलियां मैंने कवर की, तो उन्होंने कहा था कि भविष्यवाणी की थी कि या तो पार्टी फर्श पर रहेगी, नहीं तो अर्श पर आ जाएगी, और जनता ने उनको चुनावी नतीजों पर फर्श पर लाकर रख दिया। 243 में से 238 सीटों पर चुनाव लड़े, जीते एक भी नहीं। आपको लगता है कि अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव हार जाते हैं तो राजनीतिक रूप से ये बात स्थापित हो जाएगी कि बिहार में जो उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज है बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर वो ज्यादा है बनिस्बत उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज कम है? क्या देखते हैं अगर बांकीपुर चुनाव का नतीजा प्रशांत किशोर के खिलाफ जाता है तो उनके पॉलिटिकल करियर को लेकर? देखिए, स्टेक तो है, बिल्कुल आपने सही कहा कि चुनाव के समय जब आप घूमे होंगे, कुल इनको 18 लाख वोट आए थे, सारे जो 238 विधानसभा में ये चुनाव लड़े, और एक भी उम्मीदवार इनके जीत नहीं पाए। इस बार तो खुद ही चुनाव में लड़े। पिछली बार वो कहते थे कि अगर मैं ही लड़ जाऊंगा तो हमारे कैंडिडेट मुझसे लड़ेंगे, लेकिन इधर ये नहीं ले रहे थे कि दौड़ में तो मैं भी था। वो तो दावा ये भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी की पार्टी को अगर 25 से कम सीटें आ जाएंगी तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। अब कहते हैं कि इसलिए मैंने संन्यास नहीं लिया
कि चूंकि वो 10,000 रुपए की राशि बांटती है और मैं पैदल चल रहा था, वो मोटरसाइकिल पर बैठे दौड़ रहे, इस वजह से वो रेस में आगे निकल गए। ठीक है, उनके तर्क है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि प्रशांत किशोर का स्टेक तो है इसमें, प्रेस्टीज तो है लगा हुआ पाकीपुर कि अपनी पार्टी को इन्होंने लड़ा करके देख लिया, अपने खुद पाकीपुर से लड़ लिया, फिर भी अगर परिणाम इनके हिस्से में नहीं आता है तो प्रशांत किशोर हमें लगता है कि वो प्ली लेंगे कि आज भी बिहार में लोग जाति और धर्म को देख करके वोट करते हैं, और उस समीकरण में मैं बैठा, ये प्रशांत किशोर जी के ये होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल एक पब्लिक में एक मैसेज जाएगा कि सैद्धांतिक तौर पर जो थ्योरेटिकल तौर पर प्रशांत किशोर जितने रणनीति बना लें, जिनको जिताने और हराने का दावा कर रहे हैं, खुद इनकी पार्टी परिणाम देने में अभी बिहार में सक्षम। ये एक मैसेज तो चला ही जाएगा। अब प्रशांत किशोर तो कह ही रहेंगे हम 10 वर्षों तक संघर्ष करेंगे, 15 वर्षों तक संघर्ष करेंगे। संघर्ष करने से राजनीति में और डेमोक्रेसी में कौन किसको रोक सकता है? आपको तो कोई रोक नहीं सकता। तो रहेंगे, देखिए प्रशांत किशोर क्या परिणाम दे पाते हैं। लेकिन सर, प्रशांत किशोर ने इतनी पदयात्राएं निकाली और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उन्होंने माहौल बनाया और जिस तरीके से मीडिया का, सोशल मीडिया का खास तौर पर उन्होंने मोबिलाइजेशन किया पॉलिटिकल तौर पर, आपको लगता है कि बिहार की जनता ने नवंबर में नकारा और बिहार की जनता के बीच में जो सोशल मीडिया का मोबिलाइजेशन पॉलिटिकल तौर पर प्रशांत किशोर ने किया, वो चलने वाला है या पद यात्रा चलने वाली है, या किसी और तरह की मोड ऑफ पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर को करने की जरूरत है, जिससे वो जो दूसरे स्थापित दल है उनके मुकाबले में या उनके दाएं बाएं आकर खड़े हो, क्योंकि अभी तो स्थिति जीतन राम मांझी से भी खराब है। देखिए, पार्टियां पहले बनती थी और कार्यकर्ता जुड़ते थे तो वो विचारधारा के स्तर पर, विचारधारा उन्न तो पड़ी है और उसकी जगह जाति ले लिया है, धर्म ले लिया है, ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, इस सच्चाई को कौन इनकार कर सकता है। लेकिन अगर उस ध्रुवीकरण में भी आपका क्लियरिटी है, चीजें स्पष्टता में आप रखे हुए हैं, तो वहां पर फिर लोग जुड़ते हैं। प्रशांत किशोर जी की पार्टी में बहुत सारे लोग जुड़े और फिर छोड़ दिए, तो एक नए युवा इनके साथ जोश के साथ है, लगा कि हमारे हिस्से में तो कुछ आने वाला है नहीं। और प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी को बहुत डेमोक्रेटिक नहीं कर पाए, ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से सब कुछ केंद्रित है प्रशांत किशोर जी। जब तक आप अपनी पार्टी को डेमोक्रेटिक नहीं बनाएंगे, हर आदमी के हिस्से में जिम्मेवारी नहीं देंगे, निर्णय अगर सामूहिक नहीं होंगे, एक ही व्यक्ति सारे निर्णय लेंगे, तो ऐसी स्थिति में वक्त इनको काफी लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी से, बीजेपी जो संगठन पर आधारित पार्टी है, बूथ लेवल तक जिनके कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख वो कहते हैं कि वहां तक हम पहुंचे। तो जिस पार्टी के पास अपनी सांगठनिक सामाजिक न्याय के नाम पर ही, लेकिन लालू प्रसाद तो बनाई है, अकलियतों में वो माई की पार्टी कही जाती है, उनके साथ खड़े होते हैं, बाकी को वो अपने के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए लेफ्ट उनके साथ खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस जो पुरानी पार्टी है वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो महागठबंधन, जो दो गठबंधन के बीच में प्रशांत किशोर जी के लिए स्पेस बनाना एक बड़ी चुनौती है। और लगा था शुरू में मुझे भी कि जिस धार के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी से 3-4 मुलाकातें हमारी भी हुई उसी क्रम में, जिस समय कुछ जर्नलिस्ट लोगों को उन्होंने बुलाया और लोगों ने सुना उनके विजन क्या है, कैसे ये बिहार को बदलना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए वाहक कैसे बनेंगे। तो लगा कि जिस तरह का वो जो आपने कहा, मैं आपसे सहमत हूँ कि जिस तरह से कमरे में बैठ करके सैद्धांतिक तौर पर सोचना और जमीनी हकीकत का सामना करना, दोनों में अंतर होता है। प्रशांत किशोर जी सैद्धांतिक थोड़ा ज्यादा है, प्रैक्टिकल आउटपुट हमें क्या मिलेगा इस पर जो
वो बात करते हैं वो थोड़ा दूर दिखता। तो आपको लगता है क्या सर कि प्रशांत किशोर जो दूसरे राजनीतिक दलों पर हमला करते आए, या नीतीश कुमार के बारे में भी हमने सुना कि वो कहते हैं कि उनकी एक किचन कैबिनेट है, खुद प्रशांत किशोर भी कुछ इसी तरह की किचन कैबिनेट से घिर गए हैं, उनके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो सारी चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं, और उन तक भले ही वो पैदल चल रहे हैं, लेकिन पैदल चलते चलते भी जो जमीनी हकीकत है उन तक पहुंच नहीं पा रही, जनता उनसे क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही है वो ठीक तरीके से डिलीवर नहीं हो पा रहा प्रशांत किशोर के पास सर। हाँ बिल्कुल, देखिए वो मैंने कहा ना कि वो अब अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। जी सर। गाजीपुर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जब लड़ेंगे कल नॉमिनेशन कर देंगे तो लड़ेंगे। और दीघा विधानसभा जस्ट उसके बगल में जी। जनसुराज के उम्मीदवार थे बिट्टू सिंह, उन्होंने जनसुराज छोड़ करके और वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी कि मैं जनसुराज के माध्यम से लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा। आनंद मिश्रा वो आईपीएस की सेवा से रिजाइन कर आए थे असम कैडर से, और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के वो चुनाव जीत गए, उनको बक्सर से टिकट दे दिया गया और वो तो कई ऐसे प्रोमिनेंट चेहरा जिस चेहरे के बारे में प्रशांत किशोर जी ने बात की थी, एक अकुलाहट तो है बिहार इस तरह के ट्रेडिशनल पार्टियों में, जहां पर केवल जो आपने कहा ना कि किचन कैबिनेट और बस परिवार को आगे बढ़ाना और अपने संगठन में उन्हीं लोगों को जगह देनी तो उनके परिवार के इर्द गिर्द हो, इससे छटपटाहट तो है, विकल्प की तलाश में तो है। लेकिन प्रशांत किशोर जी बहुत डेमोक्रेटिक नहीं बन पाए, बहुत फ्रीडम नहीं दे पाए लोगों को, और फ्रीडम नहीं देने की वजह से एक प्रशांत किशोर के प्रति एक साफ साफ संदेश तो नहीं है। प्रशांत किशोर जो बोलते हैं सिद्धांतिक बातें इनकी अच्छी लगती है, लोग सुनते भी हैं, लेकिन सुनना और जमीन पर इनके साथ खड़ा होना दोनों में अंतर होगा। तो चाहे वो पार्टियां बाद में जितना बदल गई, शुरू में तो एक सांगठनिक ताकत उन्होंने विकसित कर ही ली है बिहार में। प्रशांत किशोर जी के पास इस तरह का सांगठनिक ताकत नहीं। प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका एक बयान आया, और बयान बीजेपी के लिए ही था कि बीजेपी को उन्होंने डरा दिया, क्योंकि अभिषेक कुमार सिन्हा ने उम्मीदवारी वापस ले ली और फिर भाजपा ने त्वरित तौर पर नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया। सर मेरा सवाल यही है कि क्या भाजपा प्रशांत किशोर से डर गई, या अभिषेक कुमार सिन्हा के पिताजी का नाम चारा घोटाला में संलिप्त था, इसकी वजह से प्रशांत किशोर को कोई पॉलिटिकल एज ना मिले चुनाव में, अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी और नीरज कुमार सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा गया। देखिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी क्यों डरेगी। प्रशांत किशोर जी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहने का अधिकार है, लेकिन हाँ जो इनके फादर मदर का बैकग्राउंड था पशुपालन घोटाला में आपूर्तिकर्ता के रूप में इन पर केस है, ये बिल पर है, तो लगा कि मेरी किरकिरी हो जाएगी चुनाव में। इनके 10th क्लास की डिग्री को लेकर के भी बात है, हालांकि इनके पिताजी का मैं देख रहा था अखबार में, उन्होंने कहा कि नहीं वो डिग्री बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप एफिडेविट देते हैं नॉमिनेशन के समय, डिस्क्लोजर में जब आप चले जाते हैं तो आप बहुत कुछ चीजों को न छुपा सकते हैं और न बहुत सारी चीजों को आप जो बताए हैं उससे आप भाग सकते हैं। शायद केंद्रीय नेतृत्व को पता चल गया था कि इससे हम जीतेंगे चुनाव। चूंकि आज लालू प्रसाद जी को या आरजेडी को घेरने का भाजपा के पास कौन सा हथियार है? जंगल राज, घोटाला, अपराध। तो घोटाले की बात तो कहेंगे कि आप कैसे कीजिए, ये जो उम्मीदवार हैं उनके माता पिता कौन है जरा देख लीजिए। भाजपा शायद इस किरकिरी से बचने के लिए कि चलो 2-4-5 दिन हम विपक्ष का हमला झेल लेंगे, लेकिन उम्मीदवार क्यों न बताए। जी सर, बांकीपुर से बीजेपी के बागी हैं मिथिलेश सिंह, खराब करेंगे कुछ बीजेपी का समीकरण खेल? मिथिलेश सिंह कह रहे हैं कि जीवन भर हम लोग सिर्फ दरी उठाते रहे, दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं उन लोगों का
प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जिनको बीजेपी ने सिर्फ दरी उठाने के लिए रखा। तो मिथिलेश सिंह का रोल आप इस पूरे चुनाव में क्या देख रहे हैं, और वो किस तरह के कैंडिडेट है, या सिर्फ हवा है और कुछ ज्यादा बदलाव या पॉलिटिकली डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे? देखिए, कैंडिडेट को मैं कभी भी हल्के में नहीं लेता हूँ। हर उम्मीदवार अपने प्रभाव, अपनी जनता के साथ उसके कनेक्शन से वो जुड़ा होता है, और उनके वो जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। लेकिन बीजेपी इस बार जो दांव खेला है, वो कोई स्थापित चेहरा या स्थापित परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया। कार्यकर्ता को उसको टिकट दिया है बीजेपी, दल उठाने वाले को ही टिकट दिया है। के जो नीरज सिन्हा है वो क्या है, सामान्य कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं में चयन की बात हुआ किया कि नहीं, नीरज सिन्हा को ही इस बार लड़ाया। तो करता तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मिथिलेश सिंह की बात तो होगी, वो गंभीरता से मैं लेता हूँ कि उनकी पता है कहाँ से उनको उम्मीद बनती, इस तरह बाकी पूरा आपको किया जाएगा, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, और बात तो पार्टी ने किसी और को टिकट दिया। तो मिथिलेश सिंह को पार्टी मनाने में अगर सफल हो जाती है तो फिर इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा हम लोग। अगर बाकी ही तेवर अपनाए रहेंगे तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी कभी तो आप देखते हैं कि एक वोट से व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, हार जाता है। अगर मिथिलेश सिंह का अपना ही और से कुछ वोट काट दिए, और अगर वो हार का कारण बीजेपी के लिए, तो मिथिलेश सिंह फैक्टर तो बन जाएंगे कि पार्टी समझा नहीं पाई। सर, मेरा एक सवाल है, अब अंतिम दौर में ले चलता हूं मैं बातचीत को सर। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिवसीय दौरे पर वो यूपी गए थे, लखनऊ। वो शायद आपने चित्र भी देखे होंगे कि जिसमें उनके रथ के आगे महाबली हनुमान जी का रूप धारण किए एक व्यक्ति नाच रहे थे। मैं उसी रैली की, रथ यात्रा की बात कर रहा हूँ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भीड़ कम थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पक्ष में लंबा चौड़ा ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया। मैं सर पूछना ये चाहता हूं, मैंने रेफरेंस इसलिए दिया कि क्या अगर एक हाइपोथेटिकली मान लिया जाए कि बांकीपुर का चुनाव प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, तो ये कोई साख पर या जो मौजूदा सरकार है उसके मैंडेट के ऊपर कोई डेंट की तरह होगा, और ये डेंट क्या रिफ्लेक्ट करेगा सेंटर में पीएम मोदी और अमित शाह के ऊपर भी सर? प्रशांत किशोर तो वही कह रहे हैं कि बांकीपुर का परिणाम की गूंज दिल्ली तक सुनाई, और ऐसे तो आपकी बात नरेंद्र मोदी और नहीं, लेकिन जब उनके खिलाफ आप मैंडेट देंगे तो ये गूंज वहां तक सुनाई पड़ेगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान है या भारतीय जनता पार्टी का जो बयान है, उम्मीदवार जो भी हो, लेकिन ये सीट तो नितिन नवीन जी का, तो बांकीपुर की सीट तो प्रतिष्ठा की सीट है ही ना, इसी को नहीं बात कर सकते। और उस स्थिति में अगर नितिन नवीन नहीं, अगर बांकीपुर सीट को अपने तरीके से लेते हैं, जिला कामयाब नहीं होते हैं, तो एक सवाल तो होंगे कि क्या, क्योंकि अभी तुरंत ये आरा के इलाके में स्नातक में ये हारे हैं, ये जो चुनाव हुआ है एमएलसी के लिए, तो उस इलाके से अभी हारे हैं। तो चुनाव के बाद तो ये पहला बार इलेक्शन हो रहा है। बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये पहला बाई इलेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बाई इलेक्शन में बिहार में सब हमारी पार्टी नहीं आ रही है। बोछा का चुनाव ये हार गए थे बाई इलेक्शन में, हार सकती है पार्टी, लेकिन क्योंकि वो नितिन नवीन की सीट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद वो अभी है, हमेशा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में एक सवाल तो होगा, इससे इनकार नहीं किया। आगे ये लूज कर जाते हैं बांकीपुर सीट का। सर बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर चुनाव, जो उपचुनाव है, जीत का ताज जनता किसके सर पर सजाती है। बने रहे प्रजा हित के साथ। धन्यवाद।